अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 6 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के छठे लेसन में हम जो हर्फ सीखेंगे वो जीम है। तो ये जीम की अगर आपको एक हर्फ लिखना सीख लिया तो आपको इसके साथ मज़ीद 3 हरूफ आपको लिखना आ जाएंगे, यानी कि टोटल 4 हरूफ का आज का लेसन होगा। जैसे जीम, चे, हे और खे 4 हरूफ एक ही तरह के होंगे। इसी तरह गुज़श्ता लेसन्स के अंदर भी हमने एक एक हरफ करके सीख रहे हैं। ये नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं या कहीं पर भी उर्दू लिखी या पढ़ी जाती है, इसी फ़ॉन्ट के अंदर फ़ारसी भी लिखी जाती है। यानी कि ये सेंट्रल एशियाई ममालिक के अंदर बोली जाने वाली जो ज़ुबान, चाहे वो नस्तालीक जो फ़ारसी हो चाहे उर्दू हो, तो उसको इसी फ़ॉन्ट नस्तालीक के अंदर ही लिखा जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक और भी जहाँ पर फ़ारसी बोली जाती है, जैसे ईरान की कौमी ज़ुबान फ़ारसी है तो वो भी नस्तालीक के अंदर लिखी जाती है। तो उस फ़ॉन्ट को नस्तालीक कहा जाता है। उसी फ़ॉन्ट के जो बुनियादी हरूफ हैं, अलिफ, बे, पे, ते, टे से, ये तमाम हरूफ हम लोग एक लेसन में एक एक करके सीख रहे हैं। तो आज का जैसे छठे लेसन का हर्फ जीम है, इसी तरह इससे पहले 5वें लेसन में हमने बे, पे, ते, टे और से लिखना सीखा। उससे पहले के जो लेसन थे उसमें हम लोगों ने इसी तरह तरतीबवार हरूफ लिखना सीखे हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आओ लिखना सीखें कि किसी भी वीडियो को आज आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद उन गुज़श्ता लेसन्स को ज़रूर देखिएगा। बल्कि उससे भी पहले एक इंट्रोडक्शनरी, एक तारुफ़ी वीडियो जिसमें हमने लिखने की अहमियत के बारे में बात की थी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, तमाम वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने जानने वालों, फैमिली मेम्बर्स और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। जिन लोगों को लिखने का शौक़ है लेकिन बदकिस्मती से उनको कोई सिखाने वाला नहीं मिल पाता, तो जैसे घर में आम तौर पे ख़वातीन होती हैं, उनको भी लिखने का शौक़ होता है लेकिन आम तौर पे वो कहीं पर सीख नहीं पाती, तो उनका वो शौक़ वहीं का वहीं रह जाता है। तो आप उन तक भी हमारी इन वीडियोज़ को पहुँचाइए ताकि वो घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बहुत आसानी से वो लिखना सीख सकें। तो आज के जो वीडियो है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं, आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने हमारी इन वीडियोस को भी एक लेसन के तौर पे लेना है, एक वीडियो के तौर पे नहीं लेना। जैसे एक क्लास के अंदर जो पीरियड की ड्यूरेशन होती है, उसी तरह अगर आप हमारे इस वीडियो को एक पीरियड की ड्यूरेशन के तौर पे लेंगे तो आपको इसकी ड्यूरेशन लंबी नहीं लगेगी। बल्कि अगर आप एक लेसन में एक हरफ, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में भी अगर आप एक हरफ लिखना सीख जाएंगे, आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप नए न्यूली लर्नर हैं, जो आप अगर नए शुरू से लिखना सीख रहे हैं, तो आज के बहरहाल जो हर्फ है उसकी बुनियादों, उसूलों और कवायदों ज़वाबित को सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखेंगे जाहिद मलिक। तो जीम लिखने का सबसे जो पहला हिस्सा होता है उसका ऊपर का हिस्सा, वो लिखने के लिए हम जब कभी भी, मिसाल के तौर पे मैं इस साइज़ में इतना बड़ा लिखूंगा तो मैं उसके हिसाब से यहाँ से शुरू करूँगा ताकि उसका आधा हिस्सा लाइन के यहाँ तक आए। जीम का हमेशा आधा हिस्सा लाइन के ऊपर होता है और उसकी गोलाई का हिस्सा लाइन से नीचे होता है। तो अभी पहला हिस्सा इसका जब कभी भी लिखा जाएगा वो नोक के साथ लिखा जाएगा। नाजरीन, जीम का ऊपर का हिस्सा नोक के साथ लिखने का लॉजिक या वजह यह है कि क्योंकि ये आधा कत में लिखना होता है, तो अगर पूरा कत लगा के लिखेंगे तो बहुत बड़ा साइज लिखा जाएगा। तो इसलिए इसको नोक के साथ ऊपर का हिस्सा बनाना होता है और फिर उसके बाद नीचे का हिस्सा पूरे कलम वगैरह के साथ लगा के लिखा जाता है। तो अगर मैं ऊपर का हिस्सा आधे कत में यानी कि बनाता हूँ, तो ये देखिए, ये और फिर यहाँ से ये नाज़रीन क्या है कि जीम का ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है,
ये और फिर ये। मैं इसको बल्कि पूरा लफ्ज़ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसके कतों की तफसील बता देता हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको, ये देखिए, ये लिखा गया। और फिर ये जीम का आधा हिस्सा, इतना हिस्सा जब कभी भी लिखा जाए, चाहे कलम छोटा हो या बड़ा हो, ब्रश छोटा हो या बड़ा हो, या मार्कर छोटा हो या बड़ा हो, जब कभी भी लिखा जाएगा जीम का इतना हिस्सा लाइन से ऊपर आएगा और नीचे का हिस्सा गोलाई जहां से शुरू करेंगे वो नीचे को आएगा। तो अगर मिसाल के तौर पे ये इतनी चौड़ाई थी, तो इतनी चौड़ाई के साथ अगर मैं ये लिख रहा हूं, ये देखिए, ये अगर लिखता हूं तो ये आएगा इस तरह से। ये देखिए, इसका इतना हिस्सा यहां से शुरू किया गया है, तो गोलाई यहां से शुरू की है। ये देखें, यहां से शुरू करने के बाद हम, जैसे ये चौड़ाई थी इतनी, इसको हम लिखेंगे इस तरह से। इसकी मैं बाकी गोलाइयां बना के आपको दिखा देता हूं। और ये हिस्सा, ये और ये, मैं इसकी एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं उनको ज़रा रिमूव कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा लाइंस जो इसके अंदर लगाई गई हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया। ये, तो ये देखिए, ये हमारा हर्फ लिखा गया जीम। तो ये जीम के अंदर अगर मिसाल के तौर पे मैं ये नुक्ता लगा दूं, ये जीम का इतना हिस्सा, और इसके दरमियान में अगर एक नुक्ता लगा दें तो जाहिर है आपको पता है कि ये बन जाएगा जीम। तो नुक्ता हमें इस एंगल पे लगाना है, ये हमारा जीम लिखा गया। इसमें जो कतों के हिसाब से अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताऊं, तो जो सबसे ऊपर का ये हिस्सा होता है कत, आपको पता है कि कत क्या होता है, तो ये एक कत आएगा। जब कभी भी लिखा जाएगा इतना हिस्सा, तो ये एक कत के बराबर आएगा। और फिर यहाँ से इस जगह तक का जो हिस्सा होगा ये आएगा 1.5 कत, यानी कि इसकी चौड़ाई होगी 1 कत और इसकी चौड़ाई होगी 1.5 कत। और फिर यहाँ से इस जगह से लेकर के यहाँ से लेके इस जगह तक ये नाज़रीन होगा 3 कत, ये 3 कत होगा। और यहाँ से इस जगह तक का हिस्सा जो होगा ये नाज़रीन आएगा 3.5 कत। ये इतना हिस्सा 3.5 कत होगा। और ये यहाँ से लेकर के इस जगह तक का जो ये फासला है ये नाज़रीन आएगा 3.25 कत। ये आएगा 3.25 कत। और अगर मैं इसी हर्फ को इससे छोटे साइज में लिख के दिखाऊं, जैसे कि ये मैंने बड़े 2 चौक्स के साथ लिखा, अगर मैं मिसाल के तौर पे इस कत के साथ लिखता हूं, ये उसकी चौड़ाई है, तो फिर ये देखिए मैं इस जगह से शुरू करूंगा। पहला हिस्सा हो गया ये 1 कत, यानी कि ये 1 कत इस एंगल पे। इसको आपने, मैं और बता देता हूँ लोग गलती क्या करते हैं। और फिर यहाँ से हमने इसको आधा कत यूँ लिखना है। ये लिखने के बाद फिर हमने 3 कत इसको नीचे की तरफ इधर लाना है। और फिर उसके बाद हमने पूरा कलम लगा के, चौक लगा के ये लिखा गया जीम। तो ये अगर मैं यहाँ पर 3 नुक्ते लगा दूं तो ये बन गया चे। और अगर मैं इससे छोटा हर्फ ये लिखूं तो इसमें भी वही उसूल है। ये पहला हिस्सा ये 1 कत आएगा, ये वाला हिस्सा सेम टू सेम 1.5 कत, और ये वाला वैसे ही हिस्सा 3 कत।
और ये उसी तरह 3.5 कत और सेम टू सेम। इसी तरह अगर मैं इससे भी छोटे कत के साथ लिखता हूँ तो फिर ये देखिए उसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा ये। और फिर ये देखें, ये अगर दरमियान में एक नुक्ता है तो जीम, और अगर ऊपर एक नुक्ता है तो खे। इसी तरह अगर मैं इससे भी छोटे साइज़ में लिखता हूँ बिलफर्ज, तो वो भी देखिए इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा। ये देखिए, देखिए उसी उसूल के मुताबिक उसी तरह से जीम लिखा गया। तो ये जीम को लिखने का अंदाज बिल्कुल यही का यही रहेगा, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। आपने अभी ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, आपको अभी कलम के साथ जब लिखेंगे तब आपको इसकी ज़्यादा तफसील बताऊंगा। बाकी आपने ये देखना है कि इसका पहला हिस्सा ये नोक के साथ बनाना है, यहाँ तक हिस्सा 1.5 कत और यहाँ तक हिस्सा 1.5 कत, और फिर ये वाला जो चौड़ाई है ये 3 कत, और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई शुरू की जो कि यहाँ तक दरमियान में 3.5 कत और नीचे 3.25 कत थी। और ये हमारा जीम की बुनियादें और इसके उसूल और ज़वाबित सीखे हैं। अभी हम इसको कलम के साथ लिखेंगे। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपको इसमें बता दूं कि अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं आपको 2-3 मिसालें गलत लिखने की भी बता देता हूं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो ये लाइन है जो ऊपर का नोक होगी, इसको अगर बिल्कुल स्ट्रेट में लाइन खींचूं, ये बिल्कुल स्ट्रेट अगर लाइन खींचूं तो जीम की जो ये गुलाई वाला हिस्सा होगा वो इस लाइन इस नोक के बराबर में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। कैसे? मसलन कुछ लोग लिखते हैं कि जैसे ये एंगल है, ये स्ट्रेट यूं करके यूं लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी ये वाली चौड़ाई एक जितनी नहीं हो सकती, वो कम ही रहेगी। इसको हम लोग यूं इस एंगल पे और यूं लिखना होगा, और फिर उसके बाद जो ये वाला लाइन है, ये लाइन है नीचे की गोलाई है, ये इस लाइन से अंदर होगी। अब मैं गलत लिख के दिखाता हूँ मिसाल के तौर पे, ये है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको अगर यूं लिखेंगे तो ये भी देख रहे हैं कितना बेहद बुरा लग रहा है क्योंकि ये इस लाइन से इतना बाहर है, तो ये गलत लिखा जाएगा। इसी तरह यूं भी नहीं कर सकते कि आप यूं लगाएं और फिर उसके बाद ये करने के बाद इसको यहाँ तक लिखने की बजाय यूं लिख दें, तो फिर भी देखें बुरा लग रहा है कैसे। जैसे मिसाल के तौर पे ये है और आप यूं लिख दें तो ये देखें ये इस लाइन से कितना अंदर है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। असल वही है कि आप लिखें यूं और फिर उसके बाद ये इसके बराबर करके आए और फिर आप यहाँ से इसकी गोलाई करें। तो ये असल तरीका है। आपने इन गलतियों से बचना है कि जब कभी भी आपने खुद नोट करना है कि आपने ये वाली गलती नहीं दोहरानी, ये वाली गलती नहीं दोहरानी और ये वाली गलती नहीं दोहरानी कि इसको सीधे एंगल पे लिखें। ये पहला नोक ऐसे होगी और फिर ऐसे होगी, यानी कि शुरू का हिस्सा बारीक होते आगे चौड़ा होते होते इतना ऐसे आएगा। जैसे कि ये है, ये यहाँ से जितना चौड़ा है यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से कम है, तो जैसे जैसे ये ऊपर का हिस्सा आगे की तरफ लिखेंगे तो ये चौड़ा होता जाएगा। तो आपने इसकी बारीकियों को ज़रूर नोट करना है और इसी के मुताबिक लिखना है। जी नाज़रीन, आज के लेसन में आपने देखा कि हमने जो बुनियादें इसकी सीखी बड़े ब्लैक बोर्ड पे, ताकि हमें उसकी जो बारीकियां हैं वो आसानी से समझ में आएँ। आपने एक चीज़ ये सीखी कि लफ्ज़ की हर हिस्से को लिखने के वक्त एंगल, जो हाथ का कलम का एंगल है वो तब्दील होता है। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर गौर करना है। इसकी चौड़ाइयाँ मोटाइयाँ जहाँ जहाँ पर जिस तरह बताई हैं, अगर इन्हीं तरह से आप लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। अब अगर जैसे अभी चौक के साथ लिखते हुए बताया गया कि ऊपर का हिस्सा जीम का वो नोक के साथ लिखना है, ये ऊपर की नोक के साथ, क्योंकि अगर सारा कलम एक साथ लगा के लिखेंगे तो लफ्ज़ बहुत मोटा ऊपर से भी दिखेगा, क्योंकि वो आधा कत के अंदर होता है। तो इसलिए आधा कत यहाँ से आधा कलम तोड़ तो सकते नहीं हैं, ना ही इसको इस तरह से कर सकते हैं कि लिखें तो आधा कत लिखे और कलम का आधा हिस्सा लिखे और आधा हिस्सा ना लिखे, ऐसे तो ज़ाहिर हो नहीं सकता। तो इसलिए ऊपर का हिस्सा हमें नोक के साथ आधे कत में बनाना होता है और बाकी फिर हमें गोलाई, जिस तरह आपने देखी कि लाइन से नीचे से गोलाई शुरू होती है। तो ये बुनियादें हमने सीखी
ताकि उसकी बारीकियां हमें बेहतर तरीके से पता चल पाएँ। अभी हम इन्हीं हरूफ, इसी हर्फ को कलम के साथ लिखना सीखते हैं और इसकी जो अभी सीखी गई बुनियादें हैं उसको बाकायदा कलम के साथ लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी, अभी हम लिखना शुरू करेंगे कलम के साथ। तो जो हर्फ अभी हमने सीखा, जो कायदे कवानीन सीखे, बिल्कुल उन्हीं के मुताबिक अभी हम कलम के साथ लिखेंगे। नाज़रीन, कोई भी हर्फ लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले देखें कि आप जिस जगह पर लिख रहे हैं उस जगह के हिसाब से जो लिखा जाने वाला कलम है या कत है, वो कत का साइज़ क्या है। वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लिखने से पहले आपको पता हो कि कहाँ से हर्फ को शुरू करना है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इस कलम से लिख रहा हूँ और ये मेरी लाइन है, तो मैं यहीं से अगर शुरू करूँगा तो ज़ाहिर है आपको पता है कि वो उसकी गोलाइयाँ कतों के हिसाब से पूरी ही नहीं आ पाएंगी जिस तरह अभी हमने सीखा। तो मैं इस हरफ को, जो ये जीम है, इसको मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और पहला हिस्सा नोक के साथ शुरू करने के साथ पहला हिस्सा एक कत और फिर ये डेढ़ कत, ये वाला हिस्सा ये बनेगा। तो आपने एक चीज़ और नोट की कि ये वाला हिस्सा शुरू से बारीक है और आगे आगे जैसे गया तो इसकी चौड़ाई बढ़ गई। तो इसी तरह से इसको हम नीचे की तरफ वापस लाते हैं यूँ नोक के साथ। नोक के साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम आधा कत के अंदर इसको लिखना होता है, तो आधे कत में ज़ाहिर है आप आधा कत तो नहीं लगा सकते ना इसका। तो आधा कत जब आप टच नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते, तो फिर आपको पूरे कलम के साथ आप लिखते हैं। तो पूरे कलम के साथ लिखेंगे कैसे? अभी हम यहाँ से इसकी गोलाई शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह, ये आपने जीम लिखना सीखा और इसके अंदर अगर एक नुक्ता यहाँ पर लग गया है तो फिर ये बन गया जीम। तो ये इसके कायदे कवानीन बिल्कुल वही के वही रहे जो हमने अभी सीखे, यानी कि इस जगह से इस जगह तक का जो फासला है ये एक कत है और इस जगह से इस जगह तक का जो फासला है ये डेढ़ कत में आएगा और फिर इस जगह से इस जगह का जो फासला है ये उसी उसूल के मुताबिक रहेगा जो कि 3 कत था। तो अभी मतलब ये कि सिर्फ कत छोटा होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि लफ्ज़ जो होगा वो छोटा लिखा जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ तक जो ये फासला था ये 3, साढ़े 3, सवा 3 कत तकरीबन लिखा जाता है और इसी तरह इसकी नीचे तक गहराई भी की जाती है। तो इस तरह ये आपने जीम लिखा। अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये इस साइज़ के साथ ये लिखा, तो अगर मैं इससे छोटे कलम के साथ लिखूँगा तो फिर भी इसी उसूल के मुताबिक इसी तरह से लिखा जाएगा, लेकिन कत छोटा होने से मैं उसको ज़्यादा लाइन के करीब से शुरू कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये और फिर आपने ये वाला उसी तरह से सेम जैसे हमने पहले शुरू किया, सेम उसी उसूल के मुताबिक हमने इसको भी लिखना शुरू करना है और फिर उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई शुरू करेंगे। तो ये देखिए कि ये बिल्कुल उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा गया और इसके अंदर अगर हम 3 नुक्ते लिखेंगे तो ये हर्फ चे बन जाएगा, ये इस तरह से। तो ये देखें कि सिर्फ हर्फ छोटा हुआ कत की वजह से, वरना जो इसके कायदे कवानीन हैं, इसके उसूल हैं, वो बिल्कुल बदले नहीं हैं। इसी तरह मैं अगर इसको इससे भी छोटे कलम से लिखूं तो फिर मुझे लाइन से ज़्यादा करीब से शुरू करना होगा, जैसे कि ये, और ये मैंने इसकी नोक लिखी और फिर उसके बाद ये इसका ऊपर का हिस्सा और फिर यहाँ से मैं इसकी जो गोलाई है वो शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसकी गोलाई लिख दी
और ये हमारा हर्फ जीम लिखा गया। इसके भी कायदे कवानीन बिल्कुल वही के वही रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क आएगा तो कट मार्कर कलम छोटा होने की वजह से उसके साइज़ में फ़र्क आएगा बस। इससे भी छोटा अगर मैं लिखता हूँ तो जाहिर है वो लाइन से ज़्यादा करीब से मैं शुरू करूँगा तो ही वो 3 कट लाइन तक आएंगे। ऐसे ये देखिए, ये लाइन तक 3 कट ये आ गए और फिर उसके बाद इसकी नीचे से गोलाई शुरू करूँगा ये। और ये हमारा जीम लिखा गया। इसी को अगर मैं खे लिखना चाहूँ तो ऊपर एक नुक्ता अगर आ जाएगा तो ये खे बन जाएगा। तो ये सिंपल सा उसूल बिल्कुल बदलेगा नहीं, उसी तरह उसी तरतीब के साथ ही लिखा जाएगा। जैसे कि मैं दोबारा इसके साथ अगर लगाऊं कत, तो ये देखिए ये यहाँ से जो फासला होगा वो हमारा बिल्कुल वही का वही रहेगा जो कि पहले था। जैसे कि ये मैं इसके साथ लिख के दिखा देता हूँ। ये यहाँ से इस जगह तक का जो फासला है ये एक कत है और फिर यहाँ तक भी 1.5 कत, मतलब उसी उसूल के मुताबिक ये भी सेम टू सेम। सिर्फ कत छोटा हुआ है तो हर्फ छोटा लिखा जाएगा बस, बाकी कायदे कवानीन नहीं बदलेंगे, वो उसी तरह साथ साथ चलेंगे। जी नाज़रीन, आज के छठे लेसन में आपने देखा कि अभी हमने पहले इसकी बुनियादें सीखी, इसके कवायद व ज़वाबित सीखे, फिर उसी के मुताबिक हमने इस हर्फ को कलम के साथ लिखा। कलम के साथ लिखने का आप भी मामूल बनाएं, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदामंद कलम के साथ लिखना होगा। क्योंकि ये कलम इस लकड़ी का बना हुआ होता है, इसकी निबें यानी कि इसका जो लिखने का हिस्सा है ये मज़बूत होता है, ये नरम नहीं होता। जबकि मार्कर वगैरह के आम तौर पे जो कत होते हैं वो फॉर्म टाइप किसी चीज़ से होते हैं तो वो जल्दी घिस जाते हैं, फिर हरूफ की वो बाकायदा और प्रॉपर चौड़ाइयाँ और ऊंचाइयाँ नहीं दिखा पाता। तो इसलिए आपको हो सकता है कि ये लगे कि शायद आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, जबकि आप ख़ुद अच्छा लिख रहे हों फिर भी ये जो है हरूफ की बाकायदा वो बनावट सही से नहीं दिखा पाता। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, यही मेरी सजेशन है आपके लिए कि आप जब कभी लिखें कलम के साथ लिखें, आप प्रायोरिटी दें कलम को। आप किसी भी जगह पर रहते हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं, आपके लिए कलम के साथ लिखना कोई मायूब नहीं है कि ये कोई फ़लाँ तबका मखसूस तबका इसके साथ लिखता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप भी इसके साथ कलम के साथ लिख सकते हैं, बल्कि बहुत सी कलमें नाज़रीन पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं तुर्की से, बहुत सी कलमें इंपोर्ट होती हैं जापान से। तो आप जापानीज़ कलम अगर आप अप्रोच कर सकते हैं आप वो उसके साथ लिखें। अगर आप टर्किश कलम के साथ लिख सकते हैं तो आप उसके साथ लिखिए, वरना पाकिस्तान में आपको आम तौर पे ये बैम्बू की कलम मिलेगी, जो बांस की लकड़ी की कलम होगी ये मिलेगी, जो कि मज़बूत भी है और बहुत अच्छा लिखने में मदद देती है। तो बहरहाल आज के इस हर्फ को हम मार्कर, कट मार्कर, पेन वगैरह के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें में जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, अभी हमने जो हर्फ जीम की बुनियादें सीखी हैं, जिस तरह कलम के साथ और चौक वगैरह के साथ लिखना सीखा है, उसी को अगर हम मोटे कट मार्कर के साथ लिखेंगे तो बिल्कुल उसी उसूलों के मुताबिक लिखा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क आएगा वो ये कि कट छोटा होने की वजह से हर्फ छोटा होगा बस। इसके अलावा कायदे कवानीन बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। तो जैसे मैं इस लाइन के ऊपर मिसाल के तौर पे लिखूं तो कट के हिसाब से मैं उतने फासले से हर्फ को शुरू करूंगा कि वो अपनी जगह पर आए। तो पहला हिस्सा आपको पता है कि नोक के साथ लिखा जाएगा, और ये देखिए इतना हिस्सा नोक के साथ लिखने के बाद इसको हमने पूरा कट यहाँ से कलम लगा के पूरा मार्कर लगा के इसकी गुलाई शुरू करनी है इस तरह से। और ये लिखा गया जीम। इसके दरमियान में अगर एक नुक्ता है तो ये जीम है, अगर इसके ऊपर की तरफ एक नुक्ता है तो ये खे पढ़ा जाएगा।
दोबारा से लिख लेता हूँ। इसी तरह से एक साइज़, अगर आपका कलम एक है तो हरूफ का साइज़ भी एक ही होना चाहिए। ये देखिए, उसी तरह से जैसे 3 नुक्ते अगर दरमियान में आ जाएंगे, नीचे इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा हर्फ चे। इसी तरह हे, खे, और अगर कोई नुक्ता नहीं होगा तो ये हे पढ़ा जाएगा। तो जैसे हमने मोटे कट मार्कर के साथ लिखा, इसी तरह हम छोटे कट मार्कर के साथ भी अगर लिखें तो इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। कि जैसे ये देखिए, इस जगह से अगर मैं हर्फ को शुरू कर रहा हूँ तो ये यहाँ से इसकी गोलाई शुरू करेंगे, और ये हमारा हर्फ लिखा गया जीम, चे, हे और खे, इसी उसूल के मुताबिक। सिर्फ आपने ये चीज़ नोट करनी है कि लफ्ज़ को लिखने की शुरुआत आपने वहाँ से करनी है जहाँ से आपका कट इजाज़त दे। तो जैसे मैं इससे छोटा कट है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये देखिए इस तरह से, और फिर गोलाई ये करते हुए ये इस जगह पे, तो ये जीम लिख दिया। इसी तरह अगर इससे भी मैं छोटे कट मार्कर के साथ अगर लिखूँगा तो फिर आपको पता है कि उसी उसूल के मुताबिक, लेकिन लाइन के ज़्यादा करीब से लिखना शुरू करना होगा। इस तरह देखें, उसूल वही का वही, वो नहीं बदलेगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम जो जीम के कायदे कवानीन हमने वैसे देखे थे। जैसे कि ये देखिए कि ये इतना हिस्सा वही एक कत के बराबर लिखा गया, ये वाला हिस्सा उसी तरह 1.5 कत के बराबर लिखा गया, ये वाला हिस्सा उसी तरह से 3 कत के बराबर लिखा गया, वही वाला इसी तरह इसकी ये चौड़ाई वो 3 कत के बराबर लिखी गई। तो जो कायदे कवानीन हैं वो बिल्कुल तब्दील नहीं होंगे। इसी तरह अगर मैं इसी हरफ को मैं लिखूं आम पेन के साथ तो भी इसी उसूल के मुताबिक इसी तरह से ये लिखा जाएगा। ये देखिए कि इतना हिस्सा लाइन के ऊपर और यहाँ से ये वाला हिस्सा जो होगा ये लाइन से नीचे ये लिखा जाएगा। तो देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का लिखा गया है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे लिख के बताऊँ, किसी हर्फ के आखिर में ये जीम आए, जैसे कि शेख, तो ये सबसे पहले हम शीन उस जगह से शुरू करेंगे कि जो खे है वो अपनी ही जगह पर आए, जैसे कि यहाँ से ये, और फिर यहाँ पर नीचे खे लिखा जाएगा। ये देखें, ये पता चलेगा कि आप बाकायदा हरफ को लिखना सीखने के बाद लिख रहे हैं। जिस तरह हज होता है तो हज भी हमें उस जगह से शुरू करना है कि जीम अपनी ही जगह पर भी आए और अपने ही उसूलों के मुताबिक ही लिखा भी जाए, जैसे कि ये देखें इस तरह से। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। जैसे मैं जीम को कुछ बार और भी अगर लिखूं तो वो इसी तरह से लिखा जाए। आपने शुरू में रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता भी लिखेंगे तो कोई बुराई नहीं है। आप जब अच्छी तरह लिखना सीख जाएंगे तब आप रफ्तार में भी, स्पीड में भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा रुक रुक के तसल्ली से लिखना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी लिखाई बहुत जल्द आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। हमने मोटे कट मार्कर, छोटे कट मार्कर और पेन वगैरह के साथ भी लिखना सीखा। जी नाज़रीन, आज के छठे लेसन के अंदर हमने हर्फ जीम लिखना सीखा। नाज़रीन, ये जो हर्फ है ये जब आपको लिखना आ जाए या अगर आपको नस्तालीक लिखने का शौक़ पड़ जाए तो ये आपको बहुत पसंद आएगा ये हर्फ लिखना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जो काम है नाज़रीन वो यहाँ तक के है कि आपको इसकी बुनियादें बताएं, इसको लिखने का तरीका बताएं, अंदाज़ बताएं, किस चीज़ के साथ लिख सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर लिख सकते हैं, तमाम चीज़ें हमने अपनी तरफ से बता दी हैं। मज़ीद कोई भी आपका सवाल हो
कोई भी फीडबैक हो आप हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें ईमेल आओ लिखना सीखें @gmail.com पर मेल करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। मज़ीद कुछ सवाल करना चाहें, मज़ीद कोई तरीका सीखना चाहें, आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। हमारा काम इतना था, अब आपके शौक़ पे डिपेंड करता है। अगर आपको शौक़ है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप हरूफ को बड़ी आसान तरीके से लिखना सीख सकते हैं। इतनी बारीकियां जो मैंने अर्ज़ की हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से कम इसकी थ्योरी पता चल गई होगी। ये ज़्यादा बेसिकली आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। थ्योरी यकीनन बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अहम है कि आपकी प्रैक्टिस हो। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपके लिखे हुए को मेरे लिखे हुए के साथ ज़रूर कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर करेंगे नाज़रीन तो आपको जल्दी फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप ऐसा करें कि आप सिर्फ खुद ही लिखते रहें और आप कंपेयर नहीं करेंगे, तब आपको आपकी गलती का पता नहीं चलेगा। आप जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से लिखते जाएंगे। आपने एक हर्फ, एक पूरा सफ़ा भर दिया, पूरा दस्ता भर दिया, पूरे पेजेस भर दिए, लेकिन आपने उस गलती को ही नहीं देखा कि जो आप कर रहे थे। तो वो कैसे पता चलेगा कि नाज़रीन आप खुद लिखा हुआ कंपेयर करें या अपने घर के बड़ों को या किसी समझदार को दिखाएं और उसको बताएं कि ये मैंने लिखा है, ये इन्होंने लिखा है, इनमें क्या गलती है, क्या मैचिंग कहाँ तक हो पा रही है। तो बहरहाल ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम आपको बताना है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपका किसी तरह का सवाल है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे इसी YouTube चैनल के शॉर्ट वीडियो सेक्शन में बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें हमने बहुत आसान अंदाज में, बहुत फ़्लो के साथ लिखता हुआ दिखाया है मुख्तलिफ नामों को, मुख्तलिफ अहादीस मुबारका को, बहुत सी आयात करीमा को। तो वो अगर आप लिखता हुआ देखेंगे तो यकीनन आप में भी लिखने का जज्बा और शौक़ पैदा होगा, और शौक़ पैदा होगा तब फिर आप इन लेसन्स की तरफ आएंगे। तो इसलिए हमारे उन शॉर्ट वीडियोस के सेक्शन को भी ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। नाज़रीन, एक बात मैं जो सबसे पहले लेसन में भी कर चुका हूँ वो रिपीट करता हूँ आपकी याद दहानी के लिए कि आप अपने बच्चों का टाइम टेबल शेड्यूल खुद बनाएं। आप अपने बच्चों को बताएं, और अगर वो मेरी इन बातों को समझ पा रहे हैं या मैं उनको समझाने में कामयाब हो पा रहा हूं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो आप मेरी इन बातों को खुद सुने, खुद देखें और अपने अल्फाज में अपने बच्चों को बताएं कि इन्होंने क्या कहा, और फिर आप उनको लिखने का सामान प्रोवाइड करें और फिर उनका बाकायदा एक आप नाज़रीन टाइम टेबल बना के दें कि दिन के किसी एक वक्त को मुख्तस कर दें कि आपने दिन का आधा घंटा कम से कम ये लिखना है। आप सबसे पहले बच्चे हमारी इस वीडियो को देखें, देखने के बाद फिर लिखना शुरू करें। हमारी इस वीडियो को एक क्लास के पीरियड के तौर पे लेंगे तो उनको कोई लंबी ड्यूरेशन नहीं लगेगी। तो अगर किसी को लिखने का शौक़ भी नहीं है और लेकिन मजबूरी है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक़ तालीम व तअल्लुम से होता है, जिनकी प्रैक्टिकल लाइफ इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से होती है, तो उनको ज़ाहिर है लिखना उनकी भी मजबूरी होती है। तो उनको ज़रूर इन वीडियोस को देखना चाहिए। हमारी इन वीडियोस को आप ज़रूर, जो व्हाट्सएप के ऊपर फैमिली ग्रुप्स बने होते हैं, आप उनमें भी शेयर करें, अपने जानने वालों को भी शेयर करें और उनको इसके बारे में बताएं ताकि वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हरफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।